बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इस मुल्क में जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अगर उसका कोई सबसे बड़ा बेनिफिशरी रहा है सियासी तौर पर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, तो वो इमरान खान साहब है। अगर इस मीडिया के सबसे बड़े बेनिफिशरी कोई हैं तो वो इमरान खान साहब बजाते खुद हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो खुद कहते थे कि अगर आज़ाद मीडिया ना होता तो PTI ना बनती, और ये मीडिया की वजह से है कि हमारा पैगाम मुल्क के कोने कोने गली कूचे तक पहुंच रहे। क्या कहते थे, सुनिए। अब पीका 2016 में जो तरमीम की गई हैं एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, तो लोग इमरान खान साहब से पूछ रहे हैं, खासतौर पे सहाफती तंजीमें, कि आप जो कह रहे थे यही हरकतें मुशर्रफ ने की थी, यही हरकतें नवाज शरीफ ने की थी, तो क्या आप भी वही हरकतें कर रहे हैं? ये सवाल है इमरान खान साहब से। लेकिन इमरान खान साहब के जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं फरोग नसीम साहब, वो क्या तवज्जो दे रहे हैं, ये भी सुनिए। इशू है वो ये है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी है, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है, तो यार क्या कर रहे हैं यार। पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है, सजा है 3 साल से 5 साल। ये अब ऑफेंस बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। अच्छा, ये तो नॉन बेलेबल वाली बात, लेकिन पहला शॉट जो था जिसमें फरोग नसीम साहब कह रहे थे कि खातून अव्वल बुशरा बीबी हमारी भाभी हैं, और उनके हवाले से और खान साहब के हवाले से हमने जो है वो सुना कि जी ऐसी कोई बात आ गई कि दोनों में अलहदगी होगी है, तो क्या कर रहे हैं यार आप। मेरा सवाल सिर्फ ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से, इज दैट दी ओनली रीजन कि आप ये कानून लेकर आए, ये तरमीम लेकर आए ऑर्डिनेंस के जरिए से बिफोर, एंड यू डिड नॉट इवन वेट फॉर द पार्लियामेंट टू बी इन सेशन, और आपने कहा कि इतनी बड़ी कोई इमरजेंसी होगी है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू फौरी तौर पर तरमीम करने की जरूरत है, क्योंकि इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से, बुशरा भाभी के हवाले से कोई बात आ गई थी, और इस वजह से आपने कहा कि फौरी तौर पे कानून ला। इज दैट द ओनली रीजन? दैट इज माय क्वेश्चन। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग के जो है FIA के कितनी पेंडिंग कंप्लेंट्स है, तो उन्होंने कहा 14,000 कंप्लेंट्स में से बहुत सारी कंप्लेंट, यहाँ पे तो सिर्फ एक रूमर उड़ा ना इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से कि खुदा ना खास्ता पता नहीं कोई अलहदगी होगी। मुझे नहीं पता, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग बहुत बकवास भी करते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जहां पे भी वो उड़ा और गलत उड़ा और नहीं उड़ना चाहिए था, और जिन्होंने उड़ाया उनकी मैं मुजम्मत करता हूँ सख्त तरीन अल्फाज में, लेकिन उसके बावजूद 14,000 कंप्लेंट्स FIA साइबर क्राइम विंग में पड़ी हुई हैं, और वहां पर लोगों की इज्जतें लुट गई हैं, लोगों की घरों की खवातीन की पिक्चर्स जो है वो वायरल की गई हैं, और काबिल एतराज पिक्चर्स, इफ आई मे से न्यूड पिक्चर्स, और लोग बेचारे अपनी शक्ल दिखाने के काबिल हैं। व्हाट वाज द FIA डूइंग? कितनी फाल है, कितना काम करती है, तब क्यों नहीं आपने तरमीम की? अभी सिर्फ एक रूमर आया वजीर आजम, और वो माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं इमरान खान साहब, बुशरा साहिबा जो है वो खातून अव्वल है, वो पूरी दुनिया में सेलिब्रिटीज के हवाले से फजूल रूमर्स उड़ते हैं, कहा जाता है पता नहीं अब ये साथ है, अब ये नहीं साथ है। जस्ट अ सिंगल ट्वीट वुड हैव डन इट, अ सिंगल पब्लिक अपीयरेंस वुड हैव डन इट। आप कह रहे हैं कि हम उसके लिए पूरा कानून, इज दैट द रीजन? फेडरल लॉ मिनिस्टर से मेरा इस सवाल है, आप ये रीजन दे रहे हैं इस कानून को लाने का? आगे उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा, और साथ साथ उसमें ये है कि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी ये अब ये नॉन कॉग वाली बात भी ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं शाम से देख रहा हूँ जितने भी ये टेलीविजन प्रोग्राम्स हमारे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं, उन्हें सही तरह से समझ नहीं आया बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। वो ये कह रहे हैं जी कि सोशल मीडिया के ऊपर मजीद सख्ती कर दी है इमरान खान की हुकूमत ने, 3 साल से 5 साल सजा कर दी है, बेलेबल ऑफेंस होता था नॉन बेलेबल कर दिया है, नॉन कॉग्निजेबल होता था कॉग्निजेबल कर दिया है, 6 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल करना है, हाई कोर्ट उसको सुपरवाइज करेगा। ओ भाई, असल वारदात ये नहीं, असल वारदात क्या है कि जो पहला कानून था उसमें जो सेक्शन 20 था, उसके अंदर एक प्रोविजो थी, एक एक्सेप्शन थी, जिसमें लिखा हुआ था कि इस कानून, इस सेक्शन का इतलाक पेमरा के ऊपर, जितने भी जो पेमरा जिनको लाइसेंस इशू करता है उनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन अब वो उमिट कर दिया गया, उसकी ओमिशन होगी, यानी कि अब इस कानून का इतलाक पेमरा के हवाले से जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसेज हैं, यानी कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये न्यूज चैनल्स जो हम आपसे हर रात मुखातिब होते हैं, इन सब पर होगा।
सोशल मीडिया की बात नहीं है, इट इज मोर अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। सम ऑफ देम आई वाज लिसनिंग कि वो अभी भी और कुछ वुकला को भी लिया और वो भी सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को असल में टारगेट किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से आपको पता है कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब बहुत देर से चाह रहे थे कि किसी तरह इनको कंट्रोल किया जाए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए से। उसके बाद सहाफियों ने एहतजाज किया, फिर मुज़ाकरात हुए, वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए से करना चाह रहे थे, तकरीबन ऑलमोस्ट वही कुछ उन्होंने कर दिया। पीका में ये अमेंडमेंट लाकर जो करना चाह रहे थे वहां पे वो ये अमेंडमेंट लाकर उन्होंने कर दिया। अब इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं इस वक्त यहां पर बैठकर ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मुझे पेमरा भी रेगुलेट कर रहा है, मुझे पीका 2016 भी रेगुलेट कर रहा है और मुझ पे पीपीसी का इत्तलाक भी हो रहा है। तो ये तीन चीजें हो गई। एंड व्हाट इज फेक न्यूज? हाउ डू यू डिफाइन फेक न्यूज? जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, रहनुमा एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स हैं, कोई ये कहेगा टेलीविजन पर आके दैट दिस कंट्री राइट नाउ इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो तो सब कहेंगे द कंट्री इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट आई एज एन एंकर से दैट द कंट्री इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। 3.5 साल हो गए इमरान खान साहब की हुकूमत को आए हुए, जिस सिमत में मुल्क को जाना चाहिए था उस सिमत में नहीं जा रहा। अब आप मुझ पे फेक न्यूज का इल्जाम लगा दें कि इसने कहा कि इट इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हम तो बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इकोनॉमी ऐसे करिए, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, पेट्रोल अभी तक सबसे सस्ता है, हमने एहसास प्रोग्राम किया, हमने वो किया, हमने वो किया। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और बात यह है कि फेक न्यूज, अब जिस तरह से ये मोहसिन बेग साहब वाला केस हुआ है ना, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं थोड़ी देर में, लेकिन आप फेक न्यूज का किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाकर आप उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिफाइन तो कर लें कि फेक न्यूज है क्या। इंफॉर्मेशन एक चीज होती है, मिस इंफॉर्मेशन दूसरी चीज होती है, डिसइंफॉर्मेशन तीसरी चीज होती है। तो आप फेक न्यूज कहते किसको हैं? और दूसरा, मैं अभी तक हैरान इस बात पे हूं कि वफाकी वजीर इत्तलात ने जो मिसाल दी है, इस कानून की तौजीह पेश की है, वो वजीर आजम साहब के घर की मिसाल दी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई कौमी सलामती की बात करेंगे, कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, कोई रॉ हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करती है उसकी बात करेंगे, कोई मुसाद हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उसकी बात करेंगे, अमेरिका की तरफ से हमें जो खतरात है उसकी बात करेंगे, सीपैक के खिलाफ जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कुव्वतें एक्टिव होती हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन क्या बात की फेडरल लॉ मिनिस्टर ने? बहरहाल जो इत्तेहादी हैं वो भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कह रहे हैं भी सुने। इसका ज्यादा ले रही है और किसी ऐसे में जिससे कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक, माशरे की आज़ादी पर कदगन लगती है। एमक्यूएम ऐसे किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकती। और मरियम औरंगजेब ने क्या कहा इस हवाले से भी सुना। पीका लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उसका मुताला करना हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो ये जो कानून है उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरामीम हैं, जो इमरान खान साहब ने की हैं, वो एक ड्रकोनियन काला कानून, ज़बान बंदी के लिए पाकिस्तान में राइज तमाम इंसानी हकूक़ और दुनिया में राइज तमाम इंसानी हकूक़, मीडिया के कवानीन, हमारे आइन के जो 19 और 19A फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्टिकल है उसके खिलाफ वर्जी, और हर वो कानून जो आज़ादी इजहार राय को तकवीयत देता है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है कि हम इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। खौफ की वजह से पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ड्रैकोनियन लॉज बनाना चाह रहे हैं, वो कदगने लगाना चाहते हैं मीडिया के ऊपर। पीका का कानून बनाया जा रहा है, हैरेस करना चाह रहे हैं ओपोनेंट्स को, सिविल सोसाइटी को और सोशल एक्टिविटिस्ट को, ताकि उनके बारे में कोई बात ना की जाए। अब कंटेनर पर खड़े होते थे, उस वक्त क्या मीडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था उनके साथ? पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करें, कोर्ट में जाएंगे, पोलिटिकल पार्टीज में उसको रिजेक्ट करते हैं। जब भी कोई कानून बनाए जाते हैं सबसे पहले उन्हीं पे लागू हो। अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, किसी को डाकू कहें, किसी को चोर कहें, इस किस्म की बातें अगर आपका खुद प्राइम मिनिस्टर करेगा तो फिर दूसरे से आप क्या करोगे। इस स्टोरी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास ने। मजहर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली वाज साहब मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपका तज्जिया लेते हैं। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस अमेंडमेंट टू पीका 2016? देखिए शाम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज ये है कि पीका एज एन ओरिजिनल लॉ क्यों लाया गया और उस वक्त तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत क्यों की, और उस वक्त की हुकूमत जो आज की अपोजिशन है वो उस पर इंसिस्ट क्यों कर रही थी।
प्रॉब्लम दोनों जगह एक ही जैसी हैं, और प्रॉब्लम यह है कि मीडिया की तनकीद हुकूमत वक्त को बर्दाश्त नहीं होती, उनके अंदर वो बर्दाश्त का मादा नहीं होता। वो जब ऑपोजिशन में होते हैं तो आज़ादी सहाफ़त अच्छी लगती है, जब वो ऑपोजिशन में, जब वो हुकूमत में होते हैं तो आज़ादी सहाफ़त बुरी लगती है। जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बुरी लगती है, जब वो हुकूमत में होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है। जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो ये कहते हैं कि हम पीटीवी को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसके जरिए चीजों को बेहतर बनेंगे। ये एक एटीट्यूड है, ये एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान में 75 साल से राइज है कि जो भी, और मैं बिल्कुल क़याम पाकिस्तान के बाद से 1 साल बाद से इस मुल्क में सिर्फ मीडिया को काबू करने के कवानीन बनाए गए। पहले सिर्फ प्रेस को काबू करने के कवानीन बनाए गए थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काबू करने के कवानीन बनाए गए हैं, और अब सोशल मीडिया को। चीज़ ये है कि पहले सियासी जमातें अपने आप को तो रेगुलेट कर लें, पहले अपने आप को तो बेहतर कर लें, फिर मीडिया भी बेहतर हो जाएगा। और जो भी कवानीन बनाने हैं, चीज़ ये है कि ये कानून जो है, पैका जो है, जब लाया गया था तो उस वक्त IT की मिनिस्टर थी अनुशा रहमान साहिबा, उनको बड़ी शिकायत थी मीडिया से, PMLN को बड़ी शिकायत थी मीडिया से कि मीडिया जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हो। मीडिया करता है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको बेहतर होना पड़ेगा, खुद बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन अभी मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि जी मीडिया के कोई रेगुलेशंस चाहता ही नहीं मीडिया की बॉडी। मैंने खुद जाती तौर पे उनको कम से कम 3 ड्राफ्ट भेजे हैं, और फर्रुख हबीब साहब को 3 ड्राफ्ट भेजे हैं, और फैसल जावेद साहब को भेजे हैं, और वो इसी हवाले से थे कि मीडिया को कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एक माइंडसेट है ड्रैकोनियंस का कि ड्रैकोनियन लॉ लानी है, काबू करना है। अब मुझे बताएं, आप फेक न्यूज को छोड़ें, आज से कुछ अरसे एक साल पहले कराची में एक मज़ार कायद वाले केस के हवाले से IG को जिस तरह ले जाया गया, उसकी एक रिपोर्टर ने, जियो के रिपोर्टर ने उसकी फुटेज चलाई। उसमें कोई फेक तो नहीं था ना, चीज वो सामने नजर आ रहा था ना। उसको, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कायम किया, उसको उठा लिया गया, उसे 48 घंटे तक घुमाते रहे। इस शहर इस्लामाबाद में मतीउल्लाह जान को सरेआम उठा लिया गया। आप अगर उसने कोई फेक न्यूज दी थी तो आप उसका मुकदमा करते, गिरफ्तार कर लेते। ये जो मेंटल ट्रॉमा होता है फैमिलीज का कि सहाफ़ी उठा लिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, इसके तदारुक के लिए फर्रुख नसीम साहब ने कुछ किया? प्रॉब्लम यहां ये है कि हर दौर में एक शरीफुद्दीन पीरजादा आ जाता है, और हर दौर में कोई ना कोई इस तरह का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाते हैं जो ये समझते हैं कि मीडिया को किस तरह काबू करना चाहिए। फेक न्यूज को रोकने के लिए, जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि फेक न्यूज को डिफाइन तो करें पहले कि फेक न्यूज होती क्या है, और उसके तदारुक के लिए बैठकर बातचीत करें। ठीक है, सदाकत अली वाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि फेक न्यूज़ क्या होती है, और अब आप लोगों ने तमाम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स को भी इसके अंडर आप लोग ले आए हैं, और आप लोगों ने कहा है कि जी अगर हमें लगा कि आप फेक न्यूज़ कर रहे हैं तो हम आप लोगों को पकड़ेंगे, 5 साल की सज़ा होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और 6 महीने में उसका ट्रायल चल। बड़ी अच्छी बात है, बाकी सिस्टम भी ठीक कर लेना ज़रा जो अदालतों में है, उसके बाद साफियों पे भी आए और पहले आ जाएं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये बता दें कि झूठ क्यों बोलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? अब इस पर भी आप मेरे ऊपर कहते हैं फेक न्यूज़ है। आप, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये मजहर अब्बास साहब ने कहा है कि मैंने रेगुलेशन का ड्राफ्ट भेजा है फवाद चौधरी साहब को, फर्रुख हबीब साहब को, और उसके अलावा भी वो किसी का जिक्र कर रहे थे। आप लोग कहते हैं कि हम रेगुलेट नहीं होना चाहते। इट इज नॉट दैट कि हम रेगुलेट नहीं होना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई रेगुलेशन के नाम पे हमारा गला मत घोटो, आजादी इजहार राय पर कदम ना लगाओ, बिकॉज द सुप्रीम लॉ ऑफ दिस कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। तो क्यों बुरा लगता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू इंफॉर्मेशन? एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि चूंकि आप दोनों सहाफ़ी हैं
और ये हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान डिबेट है, तो मुझे भी मेरा हक पूरा दिया जाएगा, बिकॉज आपने राय देनी है और मदर साहब उसके गवाह हैं। तो इसलिए लोगों को, सुनने वालों को हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह जाना चाहिए, बिकॉज आपने बड़ा लंबा इंट्रो दिया और मदर साहब ने कहा कि सहाफ़ियों को उठाया जाता है, तो उसकी को रिलेट यहाँ किया। तो सहाफ़ियों को उठाया जाना अगर गलत है तो एक गलती दूसरे गलती का जवाज़ नहीं होती। आपने कहा कि जी आप राय दें कि जी हुकूमत नाकाम होगी है, तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये एक राय है, आप दे सकते हैं। मईशत बहुत अच्छी है, मेरी राय है, आपकी राय है, मईशत बुरी है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ ये है, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। एक बड़ा सहाफ़ी जो आजकल बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, उनके अखबार में मेरे बारे में खबर लगी कि मैं एक ड्रग स्मगलर हूँ। यकीन माने मैं कुछ 10 दिन तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सका कि मैं अपने घर वालों को कि मेरे बारे में खबर लगी है कि मैं ड्रग स्मगलिंग करता हूँ। मैं अब इसके अलावा मेरे बारे में क्या क्या खबरें छपी हैं, मैं एक आम सा छोटा सा सियासी कारकुन हूँ। तो मुझे बता दें कि अगर एक हमारा वफाकी वजीर है, उसके बारे में कोई बात की जाती है और इतनी ऑथेंटिसिटी से की जाती है कि उसके बारे में एक ज़ाती किस्म का इल्ज़ाम लगा के उस पर यानी मुस्कुराया जाता है और उसको एक एविडेंस के तौर पे उसकी किरदार कुशी की जाती है कि उसकी सारी ज़िंदगी की सियासत सिफर हो जाए, उसका मेरे पास क्या एवेन्यू है, मैं किससे इंसाफ लेने जाऊं? तो फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ इज जाली न्यूज़। किसके साथ क्या जाती है? खबर जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, बिल्कुल राय। आप मेरी गवर्नेंस पे, मेरी सियासत पे तनकीद करें, किसी को राइट नहीं है कि मेरे घर में और मेरे बेडरूम में और मेरे किचन में क्या हो रहा है वो खबर दे, और खबर भी गलत दे। मैं एक आखिरी बात करूंगा, अगर आपने मिसाल कायम करनी है, मरी में 22 लोगों का इंतकाल हो गया बर्फबारी में। एक सहाफ़ी ने एक वीलॉग किया, उसमें कहा कि जी ये जो रास्ते बंद थे मैंने खुलवाए, ऐसा 22 लोगों का कातिल मैं हूं। मुझे बताएं मैं कहां जाके उसके लिए डेफेमेशन करूं और कहां जाके ख्वारूं? किसी को कैसे जुर्रत होती है कि वो किसी दूसरे बंदे का, उसकी किरदार का कत्ल कर देता है, उसकी सोशल या उसकी मॉरल उसका मर्डर कर देता है, और जो बंदा है वो कहीं बोल नहीं सकता, बोलेगा तो आपका या मेरा मामला होगा। तो हरगिज़ इमरान खान की हुकूमत, ये हुकूमत आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय पे यकीन रखती है, लेकिन उसी तरह हर आदमी का प्रोटेक्शन करना, उसके लिए कानून होगा और कोई अदलिया आज़ाद है, कोई किसी को बिला वजह ना उठवा सकता है और ना किसी को दबा सकता है। अच्छा, दो बातें आपने कही, दो बातें गवर्नमेंट पे तनकीद ना करें, और आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस बात को कि ये किस तरफ किसका इशारा। अच्छा, आपने दो बातें की। आपने कहा कि एक अखबार में मेरे खिलाफ ये खबर लग गई कि मैं एक ड्रग स्मगलर हूं, तो मैं कुछ दिन तो क्या छुपता रहा? आपने कहा कि मैं सोच रहा था, शीशे में आईना अपना देख रहा। आप अगर नहीं है तो आपको तो छुपना ही नहीं चाहिए, और आपको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरा, आपने कहा कि 22 लोगों का कातिल कहा गया आपको मरी में, क्योंकि सड़कें नहीं खुलवाई थी, तो मैं कहाँ जाके डेफेमेशन करूँ? तो सर, पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 500 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल डेफेमेशन, ठीक है, और सेक्शन 502 में उसकी सजा है, 501 या 502 में उसकी सजा है। तो क्रिमिनल डेफेमेशन का मुकदमा भी आप कर सकते थे। उसके अलावा सिविल साइड पे डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी डेफेमेशन हत्क इज्जत का एक दावा होगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड में विद इन 6 months आपने फैसला करना है उसका। तो ये जो अब आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग अवाम को इस हवाले से मिसगाइड कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि देखिए जी 6 महीने में फैसला होगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के कानून के तहत जो हमने तरमीम की है, 2002-2004 के कानून में लिखा हुआ है कि 6 महीने में फैसला होगा, लेकिन फैसला होता नहीं है। तो आपने उस सिस्टम को दुरुस्त करना था, ना कि आपने मजीद ड्रकोनियन लॉज लेकर आने थे जिससे ये जाए कि ये इंप्रेशन जाए कि जैसे आप कोई फाशिस्ट रजीम है। उसके लिए तो आपने कुछ किया नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देखिए आपने सवाल किया, बहुत सारे सवाल इसमें आगे। मुझे बता दें कितने लोगों को डेफेमेशन वाले मामले में किसी अदालत से और उस मौजूद पुराने कानून पे सजाएं हुई हैं? मैंने तो किसी को नहीं देखा। बंदा जाता है 4-6 दफ़ा अदालत से वापस आ जाता है। तो इसमें मेरा ये हक है, मुझे लोगों ने इसलिए पार्लियामेंट में भेजा कि माजी के जितने कवानीन थे उनमें जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ मैं बेहतरी करूँ। अगर मेरी नीयत ठीक नहीं है तो कल एहतशाम साहब और मज़हर अब्बास साहब मुझे वोट आउट कर सकते हैं कि मेरी नीयत ख़राब थी और मैंने अपने आप को तनकीद से बचाने के लिए कानून किया है। तो तारीख जो है वो मुझे गलत मज़हर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं तारीख के सामने मुजरिम होगा। अदरवाइज आम आदमी को, किसी खातून को बचाना, उसका तहफ़्फ़ुज़ देना और कानून को बेहतर करना मेरा हक है। अच्छा जी मज़हर साहब क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अब्बासी साहब इस वक्त हुकूमत हैं और हुकूमत जी
जो कानून मौजूद होते हैं उनको बेहतर बनाती है और उन पर अमल करने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। ये कह रहे मैं कहाँ जाता, अभी आपने 2002 के कानून को, उसमें डिफेमेशन क्या है? Any wrongful act or publication of or circulation of a false statement or representation made orally or in written or visual from which injures the reputation of a person tends to lower him in the estimation of others and tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation. Defamation is of two forms, namely slander and libel. सवाल ये है कि आपने वो तो बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 3 महीने में फैसला करे और अपील का फैसला 6 महीने में हो जाए। सदाकत अली अब्बासी साहब ने क्यों नहीं ये कानून, ये चीज अप्लाई की, क्यों नहीं डिफेमेशन किया? अगर वो 6 महीने में फैसला नहीं हो रहा तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला नहीं कर रही तो कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत ये बात कह रही है जिसके सामने कानून मौजूद है, जो कानून पे अमल दरामद की जिनकी जिम्मेदारी है फर्रुख नसीम साहब की, करवाए ना लॉ मिनिस्टर। ये कानून आप एक के बाद एक, ये इतनी मोटी किताब है, ये सिर्फ मीडिया लॉस के हवाले से है। सिर्फ इस मुल्क में कानून बने हैं मीडिया को रोकने के लिए, मीडिया को पाबंद करने के लिए। आप जाए ना भाई, यही कानून बेहतर है एविडेंटली, इसको और बेहतर करें, सजाओं में इजाफा कर दें भले, लेकिन कानून ये कहना कि जी मैं कहाँ जाता, तो मौजूद तो है। मुराद सईद साहब मोहसिन बेग को नोटिस देते, मुराद सईद साहब रियाम खान को नोटिस देते, और बिल्कुल देना चाहिए था, न्यूज़ 1 को भी देना चाहिए था, और कहते कि आपने कैसे इस तरह की बात की। चीज ये है कि जो चीज मौजूद होती है उसे बेहतर नहीं किया जाता, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। सही है, मजीद कानून को सख्त करने के लिए आप चीजें ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है। सदाकत अली वाज साहब, जो इंप्रेशन जा रहा है ना, मैं आपको बताता हूं क्या इंप्रेशन जा रहा है। इंप्रेशन ये जा रहा है, देखें आप इसको छोड़ के इतना कोई डर भी नहीं मारा हुआ साफियों को। मैं आपको ये बताऊं कि आप कह रहे हैं 3 साल से 5 साल, अच्छा जी हम डर गए। आप कह रहे हैं बेलेबल से नॉन बेलेबल ऑफेंस, अच्छा जी हम डर गए। आप कह रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल कर देंगे, अच्छा जी हम डर गए। हमें पता है इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, आप जितनी मर्जी भी वो कर लेना। अब माहौल क्या बना हुआ है, आप बस मंजर देखें जो माहौल बना हुआ है। कुछ अर्सा पहले इकरारुल हसन को फेंटी पड़ती है, ठीक है, कोई इमेजिन कर सकता था किसी और दौर, उससे पहले भी उनके साथ वाकयात हुए हैं, लेकिन इस नौइयत का नहीं हुआ जिस तरह का वाकया भी हुआ। उसके बाद मोहसिन बेग साहब का वाकया आ गया। एडिशनल सेशन जज की अदालत से जो फैसला आया वो ऐसे ही था कि आपके ऊपर एक खुली तनकीद थी कि जिस तरह से ये हुकूमती इदारे ने एक्ट किए बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा है वो आप लोगों के खिलाफ चार्जशीट है, ठीक है। तो इस माहौल में जब ऑलरेडी इंप्रेशन ये जा रहा है कि आप लोग परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, गरीब आदमी को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे हैं, गुर्बत से लोग यहां पे मर रहे हैं, उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, मईशत को तो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब मीडिया बात करता है उन लोगों के हक में और आपकी खराब परफॉर्मेंस के खिलाफ, तो आप हमारा मुंह बंद कराना चाहते हैं। उसके लिए आप 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कितने कानून लेकर आएंगे? क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? खुदा का वास्ता है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी हमारे खिलाफ आप कानून लेकर आए। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको पूरा मौका देता हूं, मैं आपको पूरा मौका देता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मीडिया की बिरादरी के खिलाफ कानून लेकर आए। मैंने जैसा पहले कहा है कि इतनी कोई डरी नहीं मारी हुई, ठीक है। हर दौर में यहां पे तो साफियों को कोड़े भी पड़े ना जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, और बहुत सारे पहले भी अदवार ऐसे आपसे ज्यादा बुरे अदवार गुजरे हैं। एक आपका दौर और आ जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप लोग सिंसियर है ना तो वाकई थिंक इन द राइट डायरेक्शन। हमारा मुंह बंद कराने से कुछ नहीं होगा, परफॉर्मेंस से होगा जो कुछ भी होगा। सदाकत वाइज साहब, आप अगर आप मुझे जवाब दे दें। देखिए अभी आपने एहतशाम बिल्कुल कहा कि जी हुकूमत की मईशत जो है वो डूब गई है और गरीब मर गया है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक नहीं करता, आप बिल्कुल फैक्ट्स सही नहीं बता रहे, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन आपका पूरा राइट है कि आप कहें कि मईशत बर्बाद हो गई। मैं कहूँगा मईशत 5.5% की ग्रोथ से बढ़ रही है और अगले 10 साल में वो 5% से बढ़ेगी, जो एक तारीख है। आप कह रहे हैं मईशत डूब गई, मैं आपको IMF का, ब्लूमबर्ग का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WHO की आपको एविडेंस दूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान की मईशत कोविड से निकली है, दुनिया के लिए मिसाल है।
आप कहें, मैं आपको IMF की रिपोर्ट बताऊंगा जो मईशत के बारे में राय देने की मैं आपको पूरा मौका दूंगा। देयर इज अ पाकिस्तान की मईशत स्पॉट। ब्रेक के बाद आप ही बोलेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज। सदाकत अली भाई साहब, आप अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल कर लें पहले। जी, मैं बिल्कुल ये बात कर रहा था कि एक मईशत के बारे में आपने अपनी राय का इजहार किया जिससे मुझे पूरी तरह इख्तलाफ है, लेकिन आपको पूरा हक है कि अपनी राय दें। और आपने कहा कि मईशत डूब गई, तबाह होगी। मैंने आपको बड़े बड़े जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑथेंटिसिटी रखते हैं इस बारे में बात करने की, उनके फैक्ट्स बता दिए और यानी आपको बता दिया कि आपकी खबर गलत है, लेकिन इस पे कोई एक्शन, कोई कानून नहीं लगता। मैं दोबारा से, आपने मुझे कहा कि मैं क्या करता, मुझे पता था कि मैं अगर उस अखबार के खिलाफ जाऊंगा तो वो जो मेरा रही सही किरदार कुशी है वो अखबार कर देगा, ना कोई गिरफ्तारी है, ना किसी ने जवाब देना है, मेरे नोटिस का वो जवाब ही नहीं देगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि, और मौजूदा हुकूमत समझती है कि हमें ठीक है किसी किस्म की तनकीद जो सियासी है, जो हमारी गवर्नेंस पे है, हमारी पॉलिसी पे है, आप धड़म से धड़ल्ले से हमारी तनकीद करें, लेकिन किसी को भी उसकी ज़ात पे अगर वो बेबुनियाद इल्ज़ाम है तो उसके लिए वो बंदा फिर स्टैंड करे और जवाब तो हुजूर उसके बारे में क्या ख्याल है? फिर मैं मजहर साहब की तरफ जाता हूं। रेगुलेट किया जाएगा, मुझे बताइएगा। तकलीफ तो होगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा, रेस्ट एश्योर्ड कि पीटीआई की हुकूमत किसी तरह से भी आज़ादी राय, आपकी जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको ना रोकने का इरादा रखती है। अच्छा सर, ठीक है, मेरी बात तो हमें जरूरत है। हमारे पास मकबूल लीडरशिप है, हमारे पास हमारी आज़ादी राय के चैंपियंस जो हमने शो की है, हम समझते हैं कि वो बेमिसाल है। और हमारी लीडरशिप जो है वो माजी करीब के मुकाबले में इतनी प्रोमिनेंट है कि हमें अच्छा, मेरी बात तो सुने ना, मैं फिर जाता हूं, हमारी मजहर साहब की तरफ भी जाता हूं। मुझे बताएं कि किसी की जाती जिंदगी और किसी की जात को निशाना बनाना और किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना और किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, ये आपने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अक्सर मीडिया पर्सनालिटीज को ये गिला शिकवा रहता है और अपोजिशन के मेंबरान को भी गिला शिकवा रहता है कि एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर हैं वो बड़ी गलीज जुबान का इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़ा बड़ी घटिया बातें कर जाते हैं और लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। तो ज़रा उनका भी तो पता लगाएं, वो कौन लोग हैं, वो कौन हैं, वो किधर बैठे हैं, वो उनके हैंडलर्स कौन हैं, उनको कौन आगे लेकर चल रहा है, उनको एजेंडा कौन देता है गंदे ट्रेंड चलाने का, गंदी गालियां देने का, उसका भी तो कुछ थोड़ा सा पता लगा लें। और ये जो कानून है इसका इतलाक क्या उन पे भी होगा? ये मेरे साथ सवाल है जी, और किससे है? पीटीआई के बारे में सवाल है। अच्छा, मैंने कहा चले ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आध बंदे जिसने कोई ट्रेंड चलाया था बहुत ही गंदा, मेरा ख्याल है वो अरेस्ट भी हो गया और बिल्कुल आप शिकायत करें। ज़ाहिर है पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के पास फोन है, हर एक की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती, लेकिन रशाम साहब कोई कानून होगा, कौन सा बंदा हुआ है, जस्टिस मिलेगा तो आपके गिले का भी अजाला होगा, मेरे गिले का भी अजाला होगा। किसी खातून या मर्द के बारे में कोई वो बंदा है जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, जिसने गरीदा फारूकी के खिलाफ ट्रेंड चलाया था उसको अरेस्ट किया है, उसका पता लगाया है, सब पे अप्लाई होगा। जिसने गरीदा फारूकी के खिलाफ ट्रेंड चलाया था उसको अरेस्ट किया, उसका पता लगाया आपने? उसकी सॉरी, किसका आवाज नहीं आई? एंकर की बात कर रहा हूं, गरीदा फारूकी की। वहां पे किसी को अरेस्ट किया आपने उनके खिलाफ जो ट्रेंड चलते रहे घटिया? नहीं, गरीदा फारूकी साहबा का कोई केस है तो वो अपना राइट फोरम पे जाएं और अपनी कंप्लेन करें और उसका फॉलो अप करें। मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं, कानून बनाना हमारा काम है, इदारों का काम है कानून के मुताबिक कार्रवाई करना, और अदलिया का काम है उसको देखना कि वो फेयर किया कि नहीं किया। तो उसमें कोई ये कानून है, ये कोई गरीदा फारूकी साहब को एक्सक्लूड तो नहीं करता, इंक्लूडिंग हर, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। हर एक शहरी को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ऐसी गलीज गुफ्तगू या अटैक जो किसी को उसको ये प्रोटेक्शन देने के लिए उन पे भी इक्वली अप्लाई हो रहा है। जैसे आप मुझे कह रहे थे कि आप चले जाएं, मैं गरीदा फारूकी साहब को कहता हूं वो भी इस कानून का सहारा लेके अपने जिन्होंने उनसे ज्यादती की है उसके खिलाफ जाएं। मजहर अब्बास साहब, देखिए एहतशाम और अब्बासी साहब, आप दोनों ये इस बात को याद रखें और तारीख पढ़ लें कि तारीख में कवानीन हुकूमत जब बनाती है तो वो ये
इस चीज को देख के बनाती है कि वो किस तरीके से अपने आप को महफूज कर सके। कवानीन जब बनते हैं तो वो बड़े अरसे के लिए बनते हैं, इसलिए ये याद रखिए कि जो कानून आप आज बना रहे हैं, कल आप इस कानून को रिग्रेट करेंगे, ये याद रखिएगा। यही बात PMLN, यही बात उससे पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले की हुकूमतों को यही बात कही जाती रही है कि कानून बनाते वक्त ये सोच लिया करें कि कल इस कानून का इतलाक आप पर होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने दौर में 77 में 74 75 में एक कानून बनाया जिसके तहत फॉरेन लॉयर्स आके केस भी लड़ सकते थे, और जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ तो वो वही कानून उनको उनकी राह में रुकावट बन गया। ये याद रखिए, ये जो अभी आप गरीजा फारूकी साहिबा को मशवरा दे रहे थे, पहले जाके देख तो ले FIA में कि ये उनकी दरखास्तें मौजूद हैं या नहीं है, पहले चेक तो करवा लिया करें ना चीजों को। ये जिसकी पुराना कानून था ना, कानून तो अब बदला है। मेरे भाई कितने का पुराना कानून था? ये मुराद से कंप्लेंट थी, ये भी पुराने कानून के तहत ही दी गई थी, जिसमें 9 बजे पर्चा दर्ज हुआ, 9:30 बजे रेडिंग टीम चल पड़ी है, 10 बजे साहब पहुंची लाहौर से। असूली तौर पे नहीं, देखिए मैं किसी को, अब्बासी साहब मैं उसूल की बात कह रहा हूँ। अभी आपने कहा स्पीडी जस्टिस होगा, ये है ना डिफेमेशन लॉ कि 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला करे, 6 महीने में जो है जो या 90 डेज में वो फैसला करे, अपील का फैसला हो, ये है ना कानून। आप गए इसके तहत, आपने कहा उनसे ये कि ये कानून मौजूद है। इससे पहले क्यों नहीं वो जो इमरान खान के और इमरान खान के खिलाफ, बहुत शुक्रिया सदाकत अली वाइस साहब, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट एंड आई हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद अगली स्टोरी पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं कुछ पंजाब के हवाले से। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा कॉन्फिडेंस है, और वो ये कहते हैं और बारहा कहते हैं कि बुज़दार की परफॉर्मेंस, पहले तो कहते थे नंबर 1 होगी, लेकिन अभी एक सर्वे भी है, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। इतनी तनकीद हुई बुज़दार के ख़िलाफ़, लेकिन जब सर्वे होता है तो ये पाकिस्तान का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। सवाल ये है कि पंजाब कब बलोचिस्तान, सिंध या KPK से पीछे था? अगर यही में आ रहा है कि बाकी 3 सूबों से आपने मुकाबला करना है, तो पंजाब और उसका चीफ मिनिस्टर परफॉर्मेंस में तकरीबन हमेशा से ही आगे रहे हैं बाकी तीनों सूबों से, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा भी है, रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। बहरहाल उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते रहे, सुनिए। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। मैं इसलिए एक आदमी को चुना जो, और उसके अलावा एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपनी फैक्ट्री, अपनी शुगर मिल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया, इनके वो बेटे डर के एहतसाब से बाहर नहीं भागे हुए, इनका दामाद पैसे चोरी करके बाहर नहीं भागा। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उस्मान बुज़दार साहब 35 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं भरते हैं, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। जब मरी का इंसिडेंट हुआ था तो जहाज़ का इस्तेमाल किया था ना उस्मान बुज़दार साहब ने, और जहाज़ वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर उस्मान बुज़दार साहब का प्रोटोकॉल भी आप देखें तो वो भी तो कोई कम नहीं है, कोई 1-2 गाड़ियों में तो वो बाहर नहीं निकलते। प्रॉपर चीफ मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल होता है उसी के तहत वो निकलते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं कहूँ कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटेंशनली डिलिबरेटली ये फेक न्यूज़ फैलाई है, तो गलत होगी ना बात, वो गलत होगी, क्योंकि ये उनकी राय है उस्मान बुज़दार के बारे में कि वो सादा आदमी है, आजिज़ आदमी है। तो फैक्चुअली अगर दूसरी चीज़ है तो मैं उनको करेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई हमारी तरफ से ऐसी बात आती है और अगर हम गलत कह भी देते हैं तो आप हमें फैक्चुअली करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बदनीयत होने का, बेईमान होने का, झूठे होने का और डिलिबरेटली इरादतन फेक न्यूज़ फैलाने का तुक नहीं बनता वो इल्ज़ाम लगाने का। बहरहाल उस्मान बुज़दार साहब खुद करप्शन के हवाले से क्या कहते रहे? हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये होगी कि हम गुड गवर्नेंस करें, हम करप्शन का खात्मा करें इंशाअल्लाह। पुलिस का निज़ाम को हमने बेहतर करना है, जो हमारे जो इदारे हैं हमने उनको मजबूत करना है, हमने उनकी बेटरमेंट करनी है, हमने हर जगह पे करप्शन का खात्मा करना है। तो जी, जिन बुज़दार साहब ने करप्शन ख़त्म करनी थी, मेरे सामने ऑडिट रिपोर्ट है 2020-21 की, जिसके मुताबिक पंजाब में 56 अरब 46 करोड़ की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जबकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 268 अरब का रिकॉर्ड गायब हो गया।
फिर महकमा दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम पुलिस और जेल खाना जात डिपार्टमेंट्स में भी 21 अरब 46 करोड़ रुपए के अखराजात मेरिट से हटकर करने का इंकशाफ किया गया इस रिपोर्ट में। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लाहौर में फौतशुदा पेंशनरों के अकाउंट में 3 करोड़ 92 लाख रुपए मुंतकिल किए गए थे जो वापस नहीं आए। और भी बहुत सारी बातें करप्शन के हवाले से हमने अक्सर देखे इल्ज़ामात लगते हैं हुकूमत पंजाब में काम करने वालों पर। तो मुझे ज्वाइन किया जुगनू मोहसिन साहिबा ने। आप तजिया निगार, आप मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी हैं आज़ाद हैसियत में। बहुत शुक्रिया जुगनू साहिबा मुझे ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब जो एंटी करप्शन मैंडेट लेकर आए थे और उन्होंने वादा किया था कि 90 दिन में करप्शन को ख़त्म कर दूंगा, तो क्या आपको करप्शन ख़त्म होती नज़र आई है पाकिस्तान में? बिलखुसूस पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उस्मान बुज़दार साहब का जो सूबा। एहतशाम, मैं सिर्फ सहाफ़ी होने के नाते यहाँ बात नहीं कर रही, मैं आज़ाद रुकन पंजाब असम्बली भी हूँ। मेरा एक हलका है, मैं डायरेक्टली इलेक्टेड हूँ और मैं तकरीबन 4 लाख लोगों को जवाबदेह हूँ और मेरा रोज़मर्रा का वास्ता पड़ता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पंजाब हुकूमत के साथ। तो मैं तो आपको आप बीती सुना सकती हूँ, ग्रास रूट्स का हाल सुना सकती हूँ। ये जो खान साहब रोज़ मंत्रा जपते हैं कि छोड़ूंगा नहीं और बख्शूंगा नहीं और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, तो क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि उनके नाक तले क्या हो रहा है? क्या उनको ये नहीं नज़र आता कि उनके जो वसीम अकरम प्लस हैं वो किस किस्म की हुकूमत के ऊपर प्रिजाइड कर रहे हैं? मैं तो मान नहीं सकती कि उनको पता ही नहीं है कि 4 साल गुजर गए हैं और खान साहब को मालूम ही नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमें कोई बताए कि यहाँ पर एक पसंदीदा सेक्रेटरी हैं। आपने तो जो बातें की वो तो बड़ी ब्रॉड स्वीप की बातें हैं और आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जिस किस्म की करप्शन पंजाब में राइज है उसमें जो आम आदमी इफेक्ट होता है उसका तो हाल ही कोई नहीं है, पूछिए ही मत। अगर अफसरान ने रिश्वतें दे के ठोस रिश्वतें दे के प्लम पोस्टिंग्स पे लगना है तो उन्होंने वो बनाना कहाँ से है पैसा? आम आदमी की जेब काटनी है ना, और क्या उन्होंने करना है? आपने बड़ी बातें की हैं, आपने जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं उनकी बातें की है। मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में बताना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एक पसंदीदा सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर साहब के जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन उनको 1 नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 बहुत अहम ओहदे दिए गए हैं। तीनों पे वो बरजमान है। भाई क्यों? क्या वजह है? इतने चहेते वो क्यों हैं? और उनसे कोई पूछगिछ नहीं है, जो मर्जी कर ले, जिसको मर्जी OSD बना दे, महीनों महीने बनाए रखें। जब तक वो लाइन पे नहीं आता उस बंदे की पोस्टिंग नहीं होगी। जहां कहीं कोई ठीक काम कर रहा है या डरता है और गलत काम नहीं करना चाहता उसको पकड़ के उखाड़ मारते हैं। ये बताइए कि कितने सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शंस दायर की हैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास कि बोगस बिल्स आ रहे हैं हमारे पास और हम बोगस बिल्स को साइन करेंगे तो मरेंगे, क्योंकि कल भी तो आनी होती है। ये चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम। और ये अहम बात यह है कि खान साहब को क्या ये मालूम नहीं है कि कितने लोगों ने ऑब्जेक्शंस रेज की हैं बोगस बिल्स के बारे में? यही बात जो आप कर रहे हैं ना ऑडिट वाली, ये बोगस बिल्स होते हैं। बोगस बिल्स ये होते हैं कि ग्राउंड पे काम कोई नहीं होता। एहतशाम, ग्राउंड पे काम कोई नहीं होता। मसलन रिसेंटली साउथ पंजाब में एक ऑब्जेक्शन आई है, उसके बाद मेरे पास उसके कागजात भी हैं कि 70 लाख क्या सपोजिडली एक बोगस बिल इशू हुआ और उसके खजाने में से पैसे भी आ गए, यानी कि वो पैसे निकाल लिए गए और खुर्द-बुर्द हो गए। और जब ऑफिसर्स ने जाके ग्राउंड पे देखा तो काम ही कोई नहीं हुआ था। इस तरह के बेतहाशा एग्जाम्पल है पंजाब। यही तो बात है। सही, मुझे बताइएगा कि ये ग्रास रूट लेवल पे जो आप बात कर रही हैं और जिस तरह से बोगस बिल्स की आपने बात की, तो आपको लगता है कि ये उस्मान बुज़दार साहब के इल्म में है और उनके इल्म में होने के बावजूद इसके ऊपर किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा? एहतशाम, आपको तो सिर्फ CM सेक्रेटेरिएट को देखना है कि वो कैसे रन करती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके पूछे बताए बगैर कोई काम नहीं होता, पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होती चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर के कहे बगैर कहीं भी। और इन्होंने कैटेगराइज किए होते हैं सिविल सर्वेंट्स ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। और ये मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले अदवार भी देखे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो मैंने 2018 में लड़ा, लेकिन उससे पहले मैं कम्युनिटी वर्कर थी। 10 साल मैंने कम्युनिटी वर्क भी किया और मेरा पाला पड़ता था पंजाब हुकूमत के साथ। मैं आपको बताती हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने जिस किस्म की इंतज़ामिया बनाई हुई थी, द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर दैट ही वाज,
वो वीडियो लिंक पे सारा वक्त अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ हुआ करते थे। इस किस्म का काम नहीं होता था। अगर कोई करता था तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता था और उनके पास कोई कंप्लेंट जाता था, ही वुड टेक इट सीरियसली एंड हिज टीम वुड टेक इट सीरियसली। यहाँ पर तो मादर पिदर आज़ादी है, हर की चांदी लगी हुई है। इट्स अमेजिंग व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, ये जो अफसरान की पोस्टिंग्स के हवाले से आपने बात की और ये हमने देखा कि ऑपोजिशन की तरफ से भी ये बात आई पहले कि अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से रिश्वत चल रही है, अखबारात की ज़िनत भी बनी है खबर, और अभी आपने भी ये बात की है। लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत है? ख़ास तौर पे अभी मैं पहले 2 सेगमेंट्स मैंने इस हवाले से किए हैं कि फ़ेक न्यूज़ को लेकर के गवर्नमेंट बहुत संजीदा होगी और वो कहते हैं कि अगर कोई फ़ेक न्यूज़ देगा और उसका सबूत नहीं होगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और अंदर करेंगे और 5 साल तक की सज़ा देंगे। तो ये जो मामला था, और वैसे मैं ये भी आपको बता दूं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑपोजिशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक बड़ी अहम सियासी शख्सियत जो इस वक्त एक बड़ी अहम पोस्ट पर है, उन्होंने खुद एतराफ़ किया था मेरे सामने इस बात का। अब अगर मेरे पीछे FIA आ गया ये कहकर के आप कोई फेक न्यूज़ के हवाले से तज्जिया कर रहे थे तो मैं तो फिर उनका नाम भी बता दूंगा कि उनसे भी पूछ लें, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लें। लेकिन बहरहाल व्हाट इज़ द एविडेंस दैट वी हैव जिसकी बुनियाद पे ऑपोजिशन भी ये कहती है और मीडिया पे भी ये बात सामने आई है पहले भी? एहतशाम, कई पोस्टिंग्स होती हैं जो कि जिनका कोई डजंट मेक सेंस। 2 महीने एक DC साहब आए और 2 महीने में फारुक हो गए, 8 हफ्ते में फारुक हो गए। वाई? फिर पता चला कि जी वो तो किसी बहुत ही अहम पोस्ट पे चले गए, या पता चला जी वो खुडे लाइन लग गए। इस तरह नहीं होता था, एक टेन्योर होता था। यहाँ पर तो म्यूजिकल चेयर्स है, और म्यूजिकल चेयर्स का मतलब क्या है? म्यूजिकल चेयर्स का मतलब यही है कि जी रैपिड सक्सेशन में काम चलता रहे ताकि चांदी लगी रहे। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। इनके अपने कारकुन पोडियम्स पे खड़े होकर, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो कहते हैं कि जी फलां अफसर जो हैं वो मकामी टिकट होल्डर्स के साथ मिल के और दर्जा चहारम की नौकरी तक नहीं छोड़ते। लोग सरेआम बात करते हैं कि जी इतना रेट मांगा, ये हुआ, और लोगों की जो पूंजियां हैं ना गरीबों की, वो लग जाती हैं। मैं आपको क्या बताऊं, लोग हमारे पास आके कहते हैं मैं गाई मंजी वेचियां, मैं अपनियां टूंबा वेचियां, मैं कर्जा लिया जी तो मैं अपने छोर नूं चरदा चहारम दी नौकरी खरीद के दिती है। ये लोगों का कहना है। अब ये तो ग्रास रूट्स करप्शन है ना, तो ये नज़र आती है। उसके अलावा आप सबूत मांगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात करती हूँ, और ये जो सारा नया लॉ बना है, इन्होंने तो मैं कहती हूँ कि आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जो आइन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स, आज़ादी राय, सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ है, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। कहीं भी दुनिया में डेफेमेशन इज़ नॉट क्रिमिनल, इट इज़ अ सिविल केस, इट इज़ अ सिविल लिटिगेशन एंड इट इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स। आपको एक फितरी इंसान होना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंगेज इन डेफेमेशन और टू क्लेम डेफेमेशन। यहाँ पर तो रियासत के इदारों को इन्वॉल्व कर दिया है। और ये डेस्परेट जो जब एक खौफनाक खौफ में तारी होती है हुकूमत, ये आखिरी वक्त के इक़दाम होते हैं कि उनको मालूम है कि जी कल भी आने वाली है, तो जल्दी जल्दी भाग दौड़ के कुछ ऐसा कर लो कि शायद बच जाए। ऐसे काम चलते नहीं हैं, ये पायदार नहीं होते। खैर, मैं आपको सबूत क्या बताऊं। देखिए, हमारे आंखों के सामने मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के XCN थे, उनको बाहर निकाल मारा। 8 हफ्ते 6-7 हफ्ते वो स्पॉट खाली रहा। क्यों खाली रहा? जिस बंदे को तैनात किया वहाँ पर, इनके कोई चीफ मिनिस्टर साहब के कोई मंजूर नज़र साहब थे, उन्होंने तैनात करवाया किसी को, उस बंदे ने एक्टिवली अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वहाँ पर कैंसिल करवाई। और मुझे अंदर की हकीकत का पता है कि क्यों कैंसिल करवाई, और कैंसिल हो गई। जिसने तैनाती की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, उसी ने कैंसिल कर दी। अब ये बातें अकल नहीं ना समझती कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। इसके पीछे जाए तो साफ जाहिर है, अगर अब मैं टीवी पे ये बात कर दूं तो आई एम लायबल। सही, जुगनू साहिबा ये भी बताइएगा, तो कहाँ जाए इंसान? जो तस्वीर कशी आप कर रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप हैं, बिल्कुल हैं, आप मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हैं और आज़ाद हैसियत में और ग्रास रूट लेवल पे जाके अपने हल्के में लोगों के साथ आप इंटरैक्ट भी करती हैं। तो जब कोई गरीब औरत आके कहती है कि मैंने अपनी ज़ाती कोई पोजेशन बेच के दर्जा चहारम की नौकरी अपने शौहर को लेकर दी है, तो फिर ये तो मेरिटोक्रेसी का कत्ल है। और इमरान खान साहब तो मेरिटोक्रेसी की बहुत बात करते थे। दूसरा, थोड़ा ये बताइएगा कि
उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से अगर हम देखें तो उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ अर्सा पहले अपने जो असासे डिक्लेयर किए थे उनकी मालियत चंद लाख रुपए थी, चंद लाख रुपए, और बल्कि जो टैक्स उन्होंने दिया और उसका रिकॉर्ड सामने है वो चंद हज़ार रुपए था। तो अगर ये मामला जो हैं पोस्टिंग, ट्रांसफ़र या दीगर सरकारी महकमे में करप्शन है तो ये विजिबल तो नहीं हो रही कि किसी को इसका फ़ायदा हो रहा है या कोई इसका बेनिफिशरी है? देखिए एहतशाम, ये तो चीज़ें मकामी लोग जो हैं वहाँ के बड़ी बातें करते हैं। अब मैं आपको कैसे कहूँ कि ठोस सबूत हैं या नहीं है? उनके रिश्तेदारों के बारे में बातें होती हैं, कौन लोग आगे हैं, कौन लोग काम करवाते हैं, किन के पास हमें जाना चाहिए काम करवाने के लिए, ये बहुत सी बातें हैं। अब हम लोग तो टीवी पे बैठ के या मीडिया पे बैठ के हम लोग तो ये बातें भी नहीं अब कर सकते जो कि एक ज़बान आम पे है, यानी कि नकाराए अवाम है ये बात। हर जगह ये बात जो है उसकी गूंज आपको सुनाई देती है, और अगर आप ये बात करें तो ये लायबल, क्रिमिनल लायबिलिटी बना दी है इन्होंने। तो ये देखिए ना कि ये इनके खुद गले पड़ेगी इवेंचुअली, क्योंकि किसी दिन तो इन्होंने ऑपोजिशन में आना है ना। तो उस वक्त क्या होगा? फिर बात कर सकेंगे, फिर जाके क्लेम कर सकेंगे कि ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। रियासत के इदारों को डेफेमेशन के अंदर लेके आना एक बड़ी डेस्परेट एक्ट होती है, एंड इट इज़ द एक्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एक सिर्फ वही तिनके का सहारा लेने वाला डूबता हुआ इंसान ये काम कर सकता है जो इन्होंने। आखिरी सवाल है आपसे, लास्ट क्वेश्चन टू यू। ये जितनी भी डिस्कशन हमने की है करप्शन के हवाले से और जो मामलात सामने आए हैं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को भी सारी बातों का इदराक है? एहतशाम, मेरी अक्ल नहीं मानती कि उनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। उन्होंने इतनी दफ़ा इनको डिफेंड किया है, इस हुकूमत को डिफेंड किया है, उनके ऊपर इतना प्रेशर आया है कि आप अपनी भी जान बचाएं, इस हुकूमत की आप आन बचाएं, आप अपनी रेपुटेशन बचाएं और यहाँ पर तब्दीली लाएं और किसी कॉम्पिटेंट एंड रिलेटिवली क्लीनर शख्सियत को यहाँ पर इलेक्ट होने का मौका दीजिए। लेकिन ही हैज़ स्टक टू दिस वसीम अकरम प्लस विद सच डेस्परेशन। क्या वजह लगती है आपको? नहीं मानती कि उनको मालूम नहीं है। क्यों लगता है आपको कि वो क्यों स्टक है? बात सुनिए, इसलिए स्टक है क्योंकि उनके ऊपर मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ का इदराक है कि यहाँ पर जो मामलात चल रहे हैं वो उनको किसी ना किसी तरह सूट करते हैं। ऑब्वियसली दैट इज़ द ऑब्वियस कंक्लूजन टू दैट कि उनको ये मामलात सूट करते हैं। जितनी बदनामी ये पंजाब हुकूमत की वजह से उनकी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट की भी हुई है, खान साहब की अपनी हुई है, और वो इदारे जिन्होंने इनको सिलेक्ट करके हम पे बरजवान किया है, इतनी बदनामी जंगे हार के नहीं हुई एहतशाम जितनी इनको हम पे मुसल्लत करके हुई है। बहुत शुक्रिया जुगनू मोहसिन साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।